सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की और साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के साहिबजादे की ऑडियो लीक केस में दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया है और मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। इस हुक्म का पस मंज़र जानने के लिए हमें 29 अप्रैल 2023 को एक ऑडियो लीक तक पहुँचना होगा। उस रोज़ साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्का 137 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले अबूज़र से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो मंजरेआम पर आई थी, जिसके मुताबिक अबूज़र को पंजाब असम्बली का टिकट दिलाने में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने साहिबजादे की सिफारिश पर किरदार अदा किया था। इस हवाले से तहकीकात के लिए कौमी असम्बली में एक तहरीक भी कसरत राय से मंजूर हुई, जिसमें मुबैना ऑडियो की फोरेंसिक तहकीकात का मुतालबा किया गया और इसकी इंक्वायरी के लिए एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। तहम 30 मई को नजम साकिब ने ये स्पेशल कमेटी अदालत में चैलेंज कर दी और कहा कि ये कमेटी कौमी असम्बली के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई है। अच्छा, इससे पहले 8 दिसंबर 2022 को ऐसी ही एक और ऑडियो लीक पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों को साबिक़ वज़ीर आज़म के पास मौजूद घड़ियों की फ़रोख्त के बारे में बातचीत करते हुए बाकायदा सुना जा सकता था। अच्छा जी, 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के दौरान टेलीकॉम कंपनीज़ को सर्विलेंस के लिए फ़ोन रिकॉर्डिंग और सार्फिन के डाटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया था, जबकि 25 जून के हुक्मनामे में कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल करार दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया और साथ ही बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को नोटिस भी जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में इदारों को फ़ोन टेप किए जाने से रोका गया, जिसके सबब इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही और दहशतगर्दों को भी नहीं पकड़ा जा रहा। दौरान समाअत जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि जी क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहुक्म सानी कार्रवाई से रोकते हुए अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मुनीर भट्टी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। रुकन है जी लाहौर बार एसोसिएशन के। भट्टी साहब, बड़े अरसे बाद एक बड़े फैसले में हम कह सकते हैं कि हुकूमत को कदरे रिलीफ मिला और इसके साथ साथ यकीनी तौर पे जो हुकूमत के साथ साथ जो हसास इदारे हैं उन्होंने भी यकीनी तौर पे सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि बकौल एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्हें फ़राइज़ की जो अंजाम दही इसमें बाकायदा मुश्किलात पेश आ रही थी। डॉक्टर साहबा, बात आपकी दुरुस्त है कि काफ़ी अरसे बाद जो है वो इस तरह का रिलीफ जो है वो हमें देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी एजेंसी अदारे को इस तरह का कोई रिलीफ मिला हो। लेकिन इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में रेज़ किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। पहली बात जो उन्होंने कही जी, हमें ये बताया जाए कि जो सो मोटो है वो किसी हाई कोर्ट का इख्तियार किस कानून के तहत है।
आर्टिकल 184(3) जिसके तहत वो मोटो लिया जाता है, वो उसका इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। देखिए, कोई भी काम जो है किसी अदालत के अंदर या किसी पब्लिक फंक्शंस के अंदर या किसी भी अदारे के तहत, कानून के तहत चलना है या आइन के तहत चलना है, उस किसी डोमेन के अंदर चलना है, वो उस डोमेन से बाहर नहीं जा सकते। एक तो ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है जो अभी एड्रेस होगा जब फाइनली इसके अंदर जो है वो फाइनल आर्गूमेंट होंगे। अब उन्होंने लीव ग्रांट की है तो दूसरे फ्री कैन को नोटिस किया है, जैसा कि बुशरा बीबी को और नजम साकिब साहब को किया है नोटिस, तो वो आके अपना डिफेंस में चीज़ें पेश करेंगे। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया है कि ये आपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएं कि आपने एसरटेन किया है कि ये जो है 25 मई और 25 जून के से भी पहले के वाक़यात हैं, तो आपने इस बात को इन्वेस्टिगेट किया है, आपके अदारे किसी ने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये रिकॉर्डिंग किसने की? क्या ये वाकई जो एलिगेशन है ये अदारों के ऊपर है, किसी अदारे ने इसको रिकॉर्ड किया है या किसी प्राइवेट बंदे ने किया है? तो आजकल तो ज़ाहिर बात है हर मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग का एक जो है वो मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है। तो इस बात को अगर एसरटेन नहीं किया तो आप कैसे अलज कर सकते हैं कि ये किसी अदारे ने ही रिकॉर्डिंग की होगी? तो इस बात का भी उन्होंने कहा जी हमें अभी तक जो है वो फीडबैक इस तरह का नहीं है कि इसको इन्वेस्टिगेट हम नहीं कर सके। तो ये बात भी उन्होंने कंसिडर करते हुए अपने ऑर्डर के अंदर लिखवाई कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जस्टिस बाबर सत्तार साहब को एज ए सिटिंग जज ऑफ किसी हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं था कि वो सू मोटो लेकर इस तरह का ऑर्डर जो 29 अच्छा, आपको लगता है कि अगली समातों में अदालत ऐसा कोई हुक्म दे सकती है या ऑर्डर कर सकती है कि इसकी तहकीकात की जाए? जो है वो यकीनी बात है हाई कोर्ट जो है वो उसका कोई भी ऑर्डर होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होगा तो उसके हवाले से जो तहकीकात हैं मुतल्लिका अदारों ने करना होती हैं। और इसीलिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो आमिर रहमान साहब हैं उनसे ये सवाल किया गया कि आप ये बताएं कि ये रिकॉर्डिंग किसने की है। अगर अभी तक आप इस बात के आपके इल्म में आ गया है, आपके किसी अदारे ने इन्वेस्टिगेट किया है कि ये किसी इंटेलिजेंस ISI के किसी ऑफिसर ने किया है, किसी IB के ऑफिसर ने किया है या किसी पुलिस की स्पेशल एजेंसी ने इसको ट्रैक किया है या रिकॉर्डिंग की है या सर्विलेंस की है, तो उनके पास जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये बात ही नहीं है तो ये तो एक अमूमी बात है कि हर फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन मौजूद है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी प्राइवेट बंदे ने की हो रिकॉर्डिंग या जिसके साथ कोई बात कर रहा था, जैसा कि नजम साकिब साहब जो हैं एलिजिडली वो उनसे बात कर रहे थे अबू ज़र चदर से, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अबू ज़र चदर ने ये रिकॉर्डिंग की हो, या जैसे जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी आपस में बात कर रहे थे तो उनमें से किसी ने रिकॉर्डिंग की हो, जुल्फ़ी बुखारी साहब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस बात को एसरटेन करना ज़रूरी था कि क्या ये सारा जो एलिगेशन है आप एलिजिडली किसी अदारे के ऊपर कैसे कर रहे हैं, ये पहले ये तो चेक कर लें कि इसको रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था। तो इसके लिए भी जारी बात है एक वक्त दरकार था रेलिवेंट एजेंसीज़ को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, FIA हो या दूसरी कोई भी एजेंसी, तो उस हवाले से जो है उन्होंने इस बात को भी कंसिडर करते हुए उन्होंने अपील मंजूर की और जो है अम्प्यून ऑर्डर जो 29 मई का था और 25 जून का था, दोनों को सस्पेंड किया है। ठीक है, अच्छा ये ज़रा बताइएगा कि जो साकिब निसार साहब हैं पब्लिक चीफ जस्टिस, उनसे भी कोई पूछगछ होगी? क्योंकि एक ऑडियो में उनका भी नाम है, इस हवाले से उनसे पूछा जाएगा, उनके हवाले से भी ये चीज़ सामने आ रही है कि जी उनकी डायरेक्ट तो किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही ऐसी कोई रिकॉर्डिंग जो है वो उनकी ज़ाती तौर पे है। उनके हवाले से बातचीत जो हुई है, यकीनी बात है, ये तो एडमिटेड बात है कि वो उस बात के अंदर खुद मौजूद ही नहीं है, ना उनकी अपनी, ना उन्होंने खुद किसी से बात की, ना उनसे किसी ने बात की। तो उनसे डायरेक्टली कोई सवाल जो है वो मैं समझता हूँ इररिलेवेंट है, उनसे कोई पूछा जाना बनता नहीं है। जिसने बात की है, जितने भी सवालात आपने तो जिसने बात की है वो कौन है? ऑडियो लीक के हवाले से बेशक वो मुझे बताएं, जिसने बात की है बुखारी साहब वो कौन है? साहिबा की जो ऑडियो में बात कर रहे हो कौन है? बात यह है कि जो अदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, यकीनी बात है पहले तो ये एसरटेन करेंगे कि रिकॉर्डिंग किसने की है और उसकी कितनी सेंटिटी है, और उसकी जो अभी मैं समझता हूँ ये जो ऑडियो लीक है उनको FSL भी करवाना चाहिए, उनकी जो लैब रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये जो बात है, जो गुफ्तगू हो रही है, ये दुरुस्त जिनके खिलाफ एलिजिडली कहा जा रहा है कि इनके दरमियान बात हुई है, क्या वही बंदे हैं? पहली बात तो ये है। उसके बाद ये देखने वाली बात है कि इसको रिकॉर्ड किसने किया।
दूसरी बात यह है, फिर तीसरी बात आएगी कि जिनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, अदारे उसके हवाले से बिल्कुल सवालात जो हैं वो कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, और उनको ये इख्तियार हासिल है अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करनी हो तो वो उनसे ना सिर्फ सवालनामा भिजवा सकते हैं बल्कि ख़ुद भी पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, एक ये तासुर दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, सोशल मीडिया पे भी आप देख, वहाँ पे भी बड़े बड़े तज्जियाकार बैठे होते हैं, शायद मेरे ख्याल से कानून भी वो समझते हैं उनके मुताबिक, सहाफ़त भी वो समझते हैं और शायद सब कुछ समझते हैं, और फिर एथिक्स का, मॉरल वैल्यूज़ का दर्स भी देते हैं, अखलाकियात का, प्रैक्टिकली ख़ुद कहाँ खड़े होते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी समझती हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है और बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो इस तरह का फ़ैसला है, इस पर जो शहरियों के हकूक़ हैं, उनकी प्राइवेसी है, उस पर बड़े सवाल उठेंगे, बहुत डिस्टर्ब होगी प्राइवेसी। इस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँ। जी, आप इस बात को ज़रा इस अंदाज में समझने की कोशिश करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहरियों के जो प्राइवेसी के राइट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े प्रीशियस हैं और वो महफूज रहेंगे, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये कहने वाली बात यह है कि अभी उन्होंने जो एक अबूरी हुक्म जो है वो जारी किया है, केस का फ़ैसला नहीं किया। जब अबूरी हुक्म जारी किया जाता है तो उसके बाद जो है फ्री कैन, तमाम जो रेलेवेंट फ्री कैन हैं उनको तलब किया जाता है, और जब वो सारे फ्री कैन आएंगे अपने काउंसिल के ज़रिए या डायरेक्टली आएंगे तो उनसे फिर एक डिटेल जो है वो उनका मौक़िफ़ लेके जब डिटेल फ़ैसला आएगा तो उसके अंदर ये वाली बात, आपकी बात दुरुस्त है कि ये शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं। जब फाइनल जजमेंट मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट देगी तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारी चीज़ों को सामने रखेंगे और जहां इन चीज़ों का फ़ैसला करेंगे, साथ ही साथ जो अभी उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किए हैं इसके अंदर सो मोटो वाला और उसकी कौन रिकॉर्ड कर रहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, तो ये इस बात को भी यकीनी बात है कंसिडर करेंगे, सामने रखेंगे कि इसमें जो राइट ऑफ प्राइवेसी है शहरियों का उसको भी महफूज किया जाए और साथ ही साथ कौमी सलामती के जितने मामलात हैं उनको भी इस तरह से सेफ गार्ड किया जाए ताकि पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी जो मुख्तलिफ साजिशें हैं या कोई टेररिज्म के मामलात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, इन सब को देखा जा सके। वो सारी चीज़ें ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे उसी वक्त आएंगी जब वो फाइनल सुमात करेंगे। अच्छा, एक जो तासुर दिया जा रहा है कि किसी भी आम शहरी की जो कॉल है वो टेप हो सकती है, किसी की भी जो ज़ाती गुफ्तगू है उसको टेप किया जा सकता है, प्राइवेसी पे फिर सवालात उठाए जा रहे हैं, ज़रा ये आप क्लियर कर दीजिएगा कि जो आम लोगों की गुफ्तगू है उसको रिकॉर्ड उस तरह नहीं किया जा सकता और उसकी कोई वजह भी समझ नहीं आती है, और ये जो लोग एक किस्म का इन्होंने एक बाकायदा इस बात पर वावेला मचाया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे, इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप क्लियर कर दें। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी शहरी की जो प्राइवेसी है उसके अंदर जो है किसी का कोई राइट नहीं है कि उसके अंदर इंटरफेरेंस करें, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामलात हैं, जो सालमियत के इशूज़ हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी और पाकिस्तान में पीस के मामलात हैं, उस हवाले से जो एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं वो यकीनी बात है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं और वो रिकॉर्ड जो है उस रिकॉर्ड में सबसे जो प्योर बात होती है जो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की सलामती और सालमियत के हवाले से और जो एक हमारे मुल्क के अंदर पीस है उस हवाले से चीज़ें होती हैं। बाकी जो आम शहरी हैं या दीगर लोग हैं पाकिस्तान के सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ भट्टी साहब, क्या कानून में इस बात पे क्या इबाम है? हमें क्लियर नहीं है कि किसकी बात रिकॉर्ड करनी है किसकी नहीं करनी है, ये कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? एक सिंपल सा सवाल है कि कंफ्यूजन क्यों आ रहा है? देखिए जी, बात यह है जी डॉक्टर फ़िज़ा खान साहिबा, मैं समझता हूँ ये तो सबसे बेहतर वो लोग जानते हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उनके को अपने टारगेट्स होते हैं और जिस तरह से वो सर मैं आपसे सिर्फ कानूनी पहलू समझना चाह रही हूँ, वो जो लोग कर रहे हैं उनकी बात अब साइड पे रख देना, कानून क्या कहते हैं कानूनी पहलू समझ। किसी भी जो शहरी है उसकी प्राइवेसी जो है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। और फिर किसकी प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है, किसकी कॉल टेप की जा सकती है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आम शहरी भी शायद ये समझना चाह रहे हैं, ताकि जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे जी इसका कोई तोड़ निकाला जा सके। जी देखें, ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं और ऐसे लगता है जैसे सारे मुल्क को स्वाय सोशल मीडिया के ऊपर बातें और बात में से बात निकाल के और कोई काम नहीं है। मैं समझता हूँ ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ जो है वो जो इम्पोर्टेंट
ये लोग हैं या मुख्तलिफ बड़े पोर्टफोलियोज़ के ऊपर लोग होते हैं, फ़र्ज़ किया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट जो बड़े पोर्टफोलियोज़ के ऊपर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई बड़े ओहदों के ऊपर लोग हैं, और समटाइम उनकी सिक्योरिटी की खातर भी उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। मुनीर भट्टी साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी जमहूरियत और मोदी जी के शाइनिंग इंडिया में एक बार फिर साबित हो गया कि भारत इंतहा पसंदों, तरशोल बरदारों और अकलियतों की जिंदगी जिरन बनाने वालों के लिए तो चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया ज़रूर होगा, लेकिन ये नारियों, लड़कियों और ख़वातीन के लिए तारीख तर अंधेरों में डूबा हुआ इंडिया है। आज पूरी दुनिया में भारत पर थू थू हो रही है। खुद भारत में दूसरों की जिंदगियां बचाने वाले मसीहाओं को अपनी जिंदगी और इज्जत के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। 10 रोज से भारत में शदीद एहतजाज हो रहा है और ये सब डॉक्टर मुमिता के कत्ल पर, कोलकाता में एक मसीहा के कत्ल पर हो रहा है। डॉक्टर मुमिता से उस वक्त जिंदगी छीनी गई जब वो तवील ड्यूटी के बाद एक हॉल में बिछे कालीन पर थकन ओढ़े सो रही थी। शैतान नुमा इंसान अपनी हवस पूरी करने के लिए उस पर टूट पड़े और उसका जिस्म नोचने और भिंबोड़ने के बाद उससे जिंदा रहने का हक भी छीन लिया। भारत के डॉक्टर सड़कों पर हैं और उनका एक ही मुतालिबा है कि हमें अमान चाहिए। ज़रा सुनिएगा। तो सुना आपने, कोलकाता में मसीहा के इस रेप ने नई दिल्ली नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर भी मेरे ख्याल से कालक मल दी है। 10 रोज़ से भारत में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें ये सब सड़कों पर हैं और अपनी साथी मसीहा डॉक्टर के कातिलों को इबरतनाक सज़ा का मुतालिबा कर रहे हैं। ऐसा ही मुतालिबा मैं आपको ज़रा याद करवाना चाहूँगी, 2012 में भी उस वक्त इसी ज़ोरों शोर से बाकायदा किया गया था, जब दिसंबर 2012 था, जब नई दिल्ली में आपको शायद याद होगा कि एक 23 साला फिजियोथेरेपिस्ट की बस में इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी, इस्मत दरी की गई थी और फिर उसे लोहे की सलाखों से मार मार कर सड़क पर फेंक दिया गया था। तब भी भारत के चौकीदार के नाम से मशहूर मोदी, नरेंद्र मोदी, उसी की हुकूमत थी और आज 2024 में भी उसी नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, उसी का राज सिंहासन है, वही राज सिंहासन में बैठा हुआ है। यानी कल भी भारत में जो भारतीय खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वो गैर महफूज थी, भारतीय नारी गैर महफूज थी और आज भी भारतीय औरत उतनी ही गैर महफूज है। भारत के जो अपने सरकारी इदारे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया में सालाना 25,000 औरतों की किस्मत दरी होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। यानी अगर आप महीने के हिसाब से देखें तो हर महीने 2083 खवातीन की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इसमें दरी के वाक़यात होते हैं। और अगर हम इसको हफ्ते में देखें तो हर हफ्ते 520 खवातीन अपनी इज़्ज़तों से हाथ धो बैठती हैं। दोबारा सुन लें, सालाना जो है वो पता महीने के हिसाब से बनता है 2083 खवातीन और हफ्ते के हिसाब से 520 खवातीन की इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं भारत में। और भारत के अपने सरकारी इदारों की रिपोर्ट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस सारी सूरत में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जलीला हैदर। बहुत शुक्रिया जलीला आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जलीला, दुनिया पर ये तनकीद करता नहीं थकता भारत और अपने आप को शाइनिंग इंडिया और सबसे बड़ी जमहूरियत तो न जाने क्या क्या कुछ ये कहते हैं। वहाँ पर ख़वातीन की इस्मत दरी के वाक़यात दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। जितना रेप जो रेशियो है, जितना भारत में, इंडिया में शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब आप देख लें कि हफ्ते की बुनियाद पे 520 खवातीन का रेप किया जाता है, महीने की बुनियाद पे 2083 बनता है और एक साल में 25,000 खवातीन का रेप होता है वहाँ पे। देखिए फिजा, ये जो नैरेटिव है स्टेट्स का कि शाइनिंग है तो इमर्जिंग है, आई थिंक स्टेट का ये एक ऑपरेसिव टूल होता है। वो अपने लोगों को धोखा देने के लिए व्हेन दे फेल टू डिलीवर टू देयर पीपल कि उनके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करे या उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने में जब स्टेट्स फेल हो जाती है, तब वो इस तरह की जो नैरेटिव है फैंसी करके कोट करके दुनिया को दिखाना चाहती है कि देखिए हम तो ऐसे इमर्ज कर रहे हैं। मगर हम इन सारे सिनारियों में पूरी दुनिया में आप देखें इंक्लूडिंग इंडिया, जो रेप के वाक़यात है, जनरली ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट और फिर एक क्लास का जो
फैक्टर है, ये बहुत इसमें मैटर करता है। हम अमूमन अगर जब रेप के केसेस को देखें तो इसमें पावर का जो नैरेटिव होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चूँकि स्टेट खुद को एक पावर के तौर पर शो करती है और स्टेट्स के नैरेटिव बेसिकली इट्स पैट्रियार्कल, फिदर शाहाना है, तो वो हमेशा वायलेंट टेंडेंसी रखती है। इस वायलेंट टेंडेंसी में इसकी नफ्सियात जो है वो नीचे परतों जो इसके अवाम है इस तक पहुंचती है। और हम देखते हैं कि चूंकि पेट्रियार्की स्टेट को भी पावर देती है, पेट्रियार्की मर्द को भी पावर देती है, तो हम बहुत महसूस करते हैं कि मर्द खुद को इम्प्यून फील करता है, इम्यूनिटी उनको मिली होती है, वो इंजॉय कर रहे होते हैं कि हम तो कभी गिरफ्त में नहीं आएंगे। आप अगर मुलाहिजा करें जो अक्सर रेप के केसेस हैं, इसमें मैं नहीं कहती कि अपर क्लास की औरत इसका शिकार नहीं है, मगर जो वर्किंग क्लास की औरत है, जो निचले तबके की औरत है, या ट्रांसजेंडर है, या बच्चे हैं, वो अमूमन वर्किंग क्लास या निचले तबके की परतों की होती है। उसमें दो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा अहम है। एक जो समाजी स्टीरियोटाइप्स होता है या जो कल्चर का प्रेशर होता है, वो जो निचले तबके हैं उन पे बहुत ज़्यादा इसका बोझ होता है बनिस्बत कि जो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो हम देखते हैं ये तो बहुत कम आपने केस रिपोर्ट किए, ये ऐसे केसेस होंगे जो रिपोर्टेड है, वो केसेस जो समाज के खौफ से, जो माशरे के खौफ से सामने नहीं आती। जैसे दलित औरत का कहीं हम सवाल नहीं देखते, हालांकि दलित औरत की जो बहुत एक तहरीक चली थी, डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने इस तहरीक को लीड किया था, वो तो समाजी फैंटेसीज जो है वो दिखा तो देते हैं उस क्लास स्ट्रक्चर में कि यहाँ सब औरतें वर्क फोर्स में आई हैं, सब औरतें एम्पावर्ड है, सब औरतें जॉब करती है, प्रोफेशनली इक्वल है, बिजनेस वुमेन हैं। ऑफ कोर्स अंबानी के घर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे जिनके दे पोर्ट्रे अनदर इंडिया, बट ऑफ कोर्स जो लोअर मिडल और निचले तबके का इंडिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये पूरी दुनिया के समाजों में ये दिखावा अक्सर करते हैं, आप ये देखिए, ये बड़ा दिखावा करते हैं पूरी दुनिया के समाजों में, तो जितना भी नजर आएगा, लेकिन इंडिया में जितना नजर आएगा, बगरी करेंगे जलीला, उतना कहीं भी नजर नहीं आएगा। जैसा कि आप इनके एक जमाना था जब इनके ड्रामास बहुत देखे जाते थे, शुक्र है हमारे यहाँ इनके ड्रामे उतना नहीं देखे जाते, लेकिन मुझे याद है हमारा बचपन जब था तो ये बात मैं अल्लाह मानूंगी कि तब बड़ा ये इनके ड्रामास चलते थे, डिफरेंट चैनल्स ये वो। अब शुक्र है कि पता चला कि भाई हमारे जो अपना कल्चर है, हमारे अपने ड्रामास जो हैं वो ज़्यादा बेहतरीन बनते हैं, मतलब वो बेसिकली रियलिटी पे बेस करते हैं, रियल जो इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं अपने ड्रामों में, और हमारे ड्रामों की बड़ी पजीराई है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। इनके ड्रामों में क्या दिखाते थे कि भाई वो मतलब एक खातून है, गहनों में लदी हुई है, महंगी से महंगी साड़ी पहनी हुई है और करोड़ों की बातें हो रही हैं, 500 करोड़ 800 करोड़, इतने अरब इतने खरब। लेकिन अगर आप इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ पे जो उनके हालात हैं, उनके जो मामलात हैं, इनकी फिर जो रियल जो एक मूवी बनी थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे लोगों के पास, ये इनकी रियलिटी है। तो ये तो बड़ा फेक एक लिबादा और जो लोगों को जो दिखाते हैं, रियलिटी बिल्कुल इंटायरली मुख्तलिफ है। यस फिजा, देखिए अगर हम मीडिया के रोल की बात करें तो ग्लैमराइजेशन ऑफ रेप और फैंटिसाइजेशन ऑफ रेप, इट इज़ वेरी कॉमन इन मूवीज़, इट्स वेरी कॉमन इन ड्रामाज। हम देखते हैं कि उसका रेप हुआ, और जब आप इसको ग्लैमराइज करते हो, जब समाज में इस चीज़ को एज आ मीडिया में एज आ पावर के तौर पर या क्लास में, एक मूवी मैंने देखी जहाँ पर जो लड़की जो रेप विक्टिम थी, आई थिंक शी वाज रानी मुखर्जी, तो शी कंटेस्टेड हर केस, शी फॉट, हाउएवर एट द एंड ऑफ द डे शी फेल इन लव, जो अपना जो परपिट्रेटर था उससे उसको मोहब्बत हो गई। जब आपका मीडिया ग्लैमराइज करता हो रेप को, आपका जो इंटेलेक्चुअल तबका है, आपका जो राइटर्स तबका है, वो इन चीज़ों को पब्लिकली डिस्कस नहीं करता, इसके फोर्स पर, इसके ऑपरेशन पर, कि एक औरत जिसका जिस्म या एक बच्चा, एक आप देख ले, एक बच्चे का जिस्म भी एक खातून जैसी नाजुक नफीस होती है, इसी तरह ट्रांसजेंडर का। जब आप ये कोई आप देखते हो कोई मैन है जिसमें थोड़ा सा फेमिनिटी है, तो आप देखते हो ये सब इस विक्टिम का शिकार होते हैं। तो ये जो
फेटिशिज्म है क्राइम्स का, या इसको ग्लोरीफाई करना मीडिया के जरिए कि इट इज़ काइंड ऑफ प्रोमोटिंग स्टॉकहोम सिंड्रोम, जो वो अच्छा बंदा बन जाता है तो फिर विक्टिम जो है वो उससे शादी करके या मोहब्बत हो जाती है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स इज बेसिकली क्रिएटिंग सोसाइटल नैरेटिव्स। इसलिए हम देखते हैं कि बिला झिझक, आई एम सॉरी, मतलब हमारे मर्द माइंड ना करें, मगर पूरी दुनिया में मर्द बिला किसी खौफ के, बिला किसी अकाउंटेबिलिटी के, इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो रेप करते हैं, वो मारते हैं। और जो निचले तबके की औरत होती है, अगेन आई एम सेइंग, जो क्लास स्ट्रक्चर है, जो अर्बन सेंटर्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिनकी कोई वॉइस ही नहीं है या विजिबिलिटी नहीं है, उनके साथ तो जो ऑपरेशन है उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी महाराज, अगर हम देखें वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर हाउएवर जो एक फैक्चुअल केस पे इन्होंने नेटफ्लिक्स पे इंट्रोड्यूस किया, हाउएवर उन्होंने भी क्लास को टच नहीं किया है। जो दलित औरत का जो इशू था, वो जो तहरीक चल रही थी, इसमें जो महाराज से मिलने वाले औरतें होती है, बेसिकली अगर आप उसको थोरली स्टडी करेंगे इस केस को, तो इसमें जो निचले तबके की औरतें थी वो उस महाराज का विक्टिम थे, उसको वो टच नहीं करते हैं। और वो जो सेवियर के तौर पर आपका जो अपर क्लास है उसको शो करने की कोशिश की जाती है कि जो ऑपरेशन है वो भी एक अपर क्लास है, जो सेवियर होगा वो जो पढ़ा लिखा मिडल पर, जिसे हम पेटी बोर्जुआजी भी कहते हैं, वो तबका आपको जो है वो निकालने में या निजात देने में मदद करेगी। तो आप महाराज मूवी भी देखिए, इट्स अ क्लासिकल thing, but however they did not touch the class aspect of this exploitation and violence। ये पूरी दुनिया में है, हम डिनाई नहीं करते कि पाकिस्तान में भी नहीं है। मैं एक लॉयर हूँ, मैं हर टाइम ये देखती हूँ कि ये पूरी दुनिया में है। आप सही कह रही होंगी, लेकिन जितना ये भारत में है उतना कहीं भी नहीं है। यस, ये रेप को हम अब आप ये देखें ना, आप ये देखें जलीला के भारत में ये अभी मैं नाज़रीन को भी बता रही थी, एग्जैक्टली मैं बताती हूँ कि दिसंबर 2012 में एक 23 साल लड़की फिजियोथेरेपिस्ट थी, उसका रेप एक बस में हुआ था। मतलब वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है। अच्छा, अभी ये जो हुआ है डॉक्टर मुमिता के साथ, ये कितना एक मतलब तकलीफ दे वाक़या है। ये आप देखिए, डॉक्टर है, एक डॉक्टर है जो इतनी लंबी शिफ्ट करके, इसमें क्लास फैक्टर कितना मैटर कर रहा है, ये सारे वर्किंग बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अब देखिए एक खातून है जो कि मसीहा का किरदार अदा कर रही है, वो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर जब कॉल पर होता है, ये जितने डॉक्टर्स देख रहे हैं, बहुत लंबी आपकी शिफ्ट होती है, खाना खाने का टाइम नहीं होता, इतनी लंबी शिफ्ट होती है आपकी कि नर्सेज आपके मुंह में खाना डाल रही होती हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, सब पैरामेडिक स्टाफ के लोग डॉक्टर्स का ख्याल रख रहे होते हैं, इतनी लंबी शिफ्ट होती है, और वहां पे उस खातून के साथ वाकया पेश आ गया। जी फिजा साहिबा, बिलीव करेंगे, मेरी अपनी सिस्टर डॉक्टर, आई हर्ड एंड रीड अबाउट दिस न्यूज़, मुझे गूज़बम्प हुआ, मतलब लाइक कि what the hell is going on। मतलब आपकी, मतलब ये रेप किसी, हम नहीं कहेंगे कि किसी गांव, किसी पसमानदा इलाके में हुआ, एक हॉस्पिटल में हुआ है। और जो अगर आप केस का लेटेस्ट अपडेट देखें तो इसमें शक की बुनियाद पे 4 डॉक्टर्स परपेट्रेटर्स को गिरफ्तार किया गया है, इंक्लूडिंग जो साबिका प्रिंसिपल है। तो ये जो वायलेंस का माइंडसेट है, ये कौन सी अथॉरिटी रहती है? मिसाल के तौर पे, मैं अल्लाह ना करे किसी का रेप हो, एक शख्स रेप कर रहा है और दूसरे उसके साथ एक कंप्लायंस कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, जलीला हैदर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, एक क्लिप मुझे याद आया, अक़वाम मुत्तहिदा का एक नुमाइंदा था, यूनाइटेड नेशन का रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक रिपोर्ट पढ़ते हुए फूट फूट के रोना शुरू हो गया। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, ये क्लिप चलाया भी था। इससे पहले कि मैं आपको क्लिप दिखाऊं दोबारा, जिन्होंने नहीं देखा, कि वो जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बता रहा था कि कितनी ख़वातीन के साथ इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में। और ये रेप किसने किया? भारतीय सेना ने, भारतीय फ़ौजियों ने। जिस मुल्क की सेना
जिस मुल्क की फौज के दिमाग इतने गंदे होंगे कि वहाँ की फिर आप देख लें कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं बीजेपी की, फिर वहाँ के जो लोगों की सोच है, तो वहाँ पे वो जो सोच है वो ऊपर से नीचे तक आएगी। और इसी तरह फिर वहाँ पे औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। फिर उस मुल्क में आप देख लें कि क्या हालात हैं। और कश्मीर में जहाँ पे काबिज हैं, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पर भी औरतों के इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं। अब जो नुमाइंदा वो रोया फूट फूट कर, उससे मेरा भी एक सवाल है, चलें ठीक है, उसने महसूस किया, उसके जो साथी लोग इर्द गिर्द मौजूद थे उनके सामने उसने अपने जज्बात का इजहार किया, जिसमें उसने बताया कि कम से कम उम्र कितनी होती है उस बच्ची की जिसका रेप किया जाता है। तो खुद भारतीय फौजी, भारतीय सेना करती है उन कश्मीरी खवातीन का रेप, और उसमें जो सबसे बड़ी उम्र की खवातीन है, आप यकीन करें कि 70 साल से ऊपर की खातून, एक बुजुर्ग खातून, उसका भी रेप हुआ है कश्मीर में। और किसने किया? भारतीय फौजियों ने, भारतीय सेना ने। अब देख लें कि यही जो सारा वहाँ पे भारत में जो निचली सतह है वहाँ पे भी यही एक मैसेज जाता है। फिर वहाँ पे बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में और अब अस्पतालों में डॉक्टर्स तक महफूज नहीं हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको बताया था कि ये जो इंडियन इदारे हैं, ये उनकी अपने सरकारी इदारों की रिपोर्ट बताती है कि मोदी, नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया में सालाना 25,000 खवातीन का रेप होता है। 25,000 खवातीन सालाना। अगर आप महीने के हिसाब से देखें तो 2083 खवातीन हर महीने अपनी इज्जत से हाथ धो बैठती हैं। और अगर हफ्ते में देखा जाए तो 7 दिन का जो रेशियो बनता है वो बनता है 520 खवातीन पर वीक जिनका रेप होता है, इस मदरे के वाक़यात पेश आते हैं। और ये बना रहा है अपना शाइनिंग इंडिया। इसको शाइनिंग इंडिया नहीं, मेरे ख्याल से बर्निंग इंडिया कहना चाहिए, जहाँ पे अक़लियतें महफूज नहीं हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जो सिख हैं उन्होंने अपनी तहरीक शुरू की हुई है खालिस्तान के लिए, वो बाकायदा स्टैंड ले रहे हैं। और सिख रहनुमाओं की जो तहरीक है उसको रोकने के लिए किस तरह दूसरे ममालिक में उनकी कत्ल की साजिशें की जाती हैं बीजेपी की हुकूमत की जानिब से, रॉ की जानिब से, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मुसलमानों के लिए वहाँ पर कितना जुल्म किया जाता है कि मुसलमानों से ज़बरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं जय श्री राम के। वहाँ पे गौ माता के नाम पर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया जाता। आप ये सब कुछ वाक़यात पढ़ते रहते होंगे, साथ साथ मैं तो रिपोर्ट करती रहती हूँ अपने प्रोग्राम में। और मेरे ख्याल से इंडिया का नाम अब हिंदुस्तानी रेपिस्तान होना चाहिए, और शाइनिंग की बजाय अगर ये बर्निंग इंडिया कर लें तो शायद मेरे ख्याल से बड़ा बेहतर होगा। जाते जाते ज़रा क्लिप देख लीजिएगा कि क़ौम मुत्तहिदा का नुमाइंदा किस तरह फूट फूट कर रोया अपने तमाम साथियों के सामने जो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। लेकिन साथ ही मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ, क्या फूट फूट कर रोना काफ़ी था? ये काफ़ी नहीं था। वहाँ पे बैठे जो लोग हैं वो स्टैंड भी ले सकते हैं। कश्मीर में जितना जुल्म हो रहा है उस पर स्टैंड लिया जा सकता है, लेकिन ये स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस तरह कश्मीर पर कब्जा किया गया, भारतीय पार्लियामेंट से क्या हुआ, वहाँ के अदलिया से किस तरह के डिसीजंस लिए गए, ये सीधा सीधा जुल्म है। और ये जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो ये अपने दफ्तरों पर ताले लगा दे। मेरा इनको मशवरा। क्लिप देखिएगा, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।